गुड्स किसको बोलते हैं लविशा? टर्म गुड्स किसके लिए यूज करी जाती है? For the product which needs to be sold. जिस चीज में हम डील करते हैं, एनीथिंग व्हिच इज परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यही बोलना चाहते हो? Yes, sir. ठीक है, तो गुड्स होते हैं द कमोडिटीज इन विच अ बिजनेस डील्स। कोई भी चीज वो खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और गुड्स में क्या आता है? कोई चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए जो जो रॉ मटेरियल्स परचेज हुए वो भी गुड्स में दिखाते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो गुड्स का जो सामान बचा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स क्लोज हो रही हैं, बुक्स क्लोज हो रही हैं, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, तो जो सामान आपके पास बच गया, जो सामान आपके पास बच गया उसको बोलते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक और इन्वेंट्री। ध्यान से देखना, जब साल शुरू हुआ, अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो शौर्य ये स्टार्ट कब होगा ईयर? एग्जैक्ट डेट्स बताओ। सर जनवरी, 1 जनवरी। नो नो, अगर फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर होता है। अच्छा कैलेंडर ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अगस्त आई थिंक। वेरी क्लोज सर इट्स जय 1 अगस्त और 31 मार्च। अगस्त में शुरू हो रहा है। कोई और बताएगा? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल। 1st April. 1st April. 1 अप्रैल 1st March. 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021, ये होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर। ओके सर 31 मार्च 2022 होगा ना? अगर 21 में स्टार्ट हुआ तो 22। अरे कब शुरू हुआ ये? 20 में? 21? फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का मतलब ये होता है कि इट स्टार्ट्स in 2020 from 1st April and it will end on 31st March 2021। फाइनेंशियल ईयर की डेट्स क्लियर है? अगर 2021 है तो डेट्स क्लियर है सबको? यस सर। अब ध्यान से देखना, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑन 1 अप्रैल 2020, जब साल शुरू हुआ तो आपके पास पहले से 5 लाख का सामान पड़ा था, और स्टॉक और इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021, जब साल एंड हुआ तो आपके पास 7,50,000 का सामान, आपने थ्रू आउट द ईयर बहुत सारा और सामान खरीदा, बहुत सारा और बेचा, दैट इज इमैटेरियल। पॉइंट इज कि 1 अप्रैल को जो आपके पास जितने का स्टॉक पड़ा था उसको टर्म क्या दी जाती है? उसको टर्म दी जाती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और जो जब साल एंड हुआ जितना सामान आपके पास पड़ा है उसको क्या टर्म दी जाती है? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में मीनिंग क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जब साल शुरू हुआ तो जो पिछले साल का एंड हुआ था वो कैरी फॉरवर्ड करा आपने, तो जो फर्स्ट डे पे आपके पास पहले से सामान पड़ा हुआ है दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। जब साल एंड हुआ तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखेंगे, स्टॉक और इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट टर्म है। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड or unused in manufacturing of product as on a particular date. Goods remaining unsold or unused in manufacturing of a product as on a particular date. On a particular date, तो जैसे जिस डेट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उस दिन पे जिस चीज में आप डील करते थे, मेरी स्टेशनरी की दुकान थी, तो जब बुक्स क्लोज हुई 31 मार्च को जितनी मेरे पास स्टेशनरी पड़ी हुई है वो मेरे स्टॉक में
आ जाएगी। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड। अनयूज्ड उस चीज में अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, जो रॉ मटेरियल बच गया आपके पास। स्टॉक और इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। नेचर क्या है उसका? करंट एसेट। क्यों? आपके पास सामान पड़ा हुआ है जो आप ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हो। यस और नो? Yes, sir. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ये कैश जनरेट करके दे सकता है, Yes, sir. Yes, तो आपका करंट एसेट होता है कि नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर ये सामान बिक जाएगा, मुझे कैश जनरेट करके, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। इट इज अ करंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रूटीन ट्रांजैक्शन है, या तो बेचने के लिए यूज होगा या इट विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर रीस। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ एयर कंडीशनर्स का, तो मेरे पास मेटल पड़ा हुआ है, मेरे पास कॉपर पड़ा हुआ है, जो भी उसमें मटेरियल यूज होगा वो सब मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। तो रॉ मटेरियल जो बच गया विच विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट, वो रॉ मटेरियल भी स्टॉक का पार्ट माना जाता है। क्लियर? Yes, sir. स्टॉक और इन्वेंट्री में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको बता दिया, इट इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये भी बताया, इट इज द स्टॉक एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। पिछले साल का जो सामान बच गया था वो कैरी फॉरवर्ड करा, आप नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा करंट ईयर का। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब ध्यान से देखना, जो बातें हुई हैं उसी की ही फर्दर डिस्कशन है। कह रहे एक तो हो गया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। कह रहे आपके पास स्टॉक किस किस चीज का हो सकता है? कह रहे आपके पास स्टॉक हो सकता है गुड्स का। गुड्स होते हैं जो आपने बना बनाया सामान लिया बेचने के लिए। आपके पास स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का। आपके पास स्टॉक हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का। आपके पास इन चीजों का स्टॉक हो सकता है। स्टॉक ऑफ गुड्स, यहाँ पे किन की गुड्स की बात हो रही है? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है अपने फाइनल फॉर्म में है, रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। एक होता है फिनिश्ड गुड्स, एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब मेरा काम है मैं बेड्स बनाता हूँ, टेबल चेयर्स बनाता हूँ, तो पहले मैं वुड खरीदूंगा ना, लकड़ी खरीदी, Yes, sir. Yes. तो वो वुड, टिम्बर, वो सब हो गया मेरे लिए रॉ मटेरियल। फिर मैं बना रहा हूं, अभी कट चुके हैं पीसेस, बनने शुरू हो गए हैं, अभी पॉलिश नहीं करा है उनको, अभी फुली रेडी नहीं है, रेडी टू बी सोल्ड नहीं है, तो क्या वो फिनिश्ड गुड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं? No, sir. No, sir. no, sir. तब तक वो किस कैटेगरी में आएंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो गुड्स कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो फिनिश्ड गुड्स, बन चुके हैं, रेडी टू बी सोल्ड, बना बनाया लिया था, बेचने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक हो सकता है रॉ मटेरियल, लकड़ी बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, अभी तो इस पे काम होना है। एक होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स, काम होना शुरू हो चुका है, अभी खत्म नहीं हुआ है। कह रहे स्टॉक किसी भी चीज का हो वो स्टॉक की कैटेगरी में आएगा, आपके लिए करंट एसेट है, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो बना बनाया सामान लेते हैं आगे बेचने के लिए। कंप्राइजेस ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। मैं कार डीलर हूं, मैंने 50 कार्स ली थी, 30 कार्स बिक चुकी हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर 20 कार्स बची हुई हैं। मैंने तो नहीं बनाई थी गाड़ियां, बनी बनाई ले सकता हूं, जो पड़ी हुई है मेरे शोरूम में या मेरे वेयरहाउस में अनसोल्ड, वो मेरे स्टॉक ऑफ गुड्स में आएगा। इन्वेंट्री में कितना सामान पड़ा हुआ। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो एक हो गया इन केस ऑफ ट्रेडिंग, जो सामान आपके पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है स्टॉक ऑफ गुड्स? मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट कंप्राइजेस ऑफ प्रोसेस्ड मतलब फिनिश्ड गुड्स, पूरा उन पे काम हो चुका है। प्रोसेस्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल।
इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ध्यान से देखना बेटा, अच्छी पॉइंट है ये। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस मैंने आपको बताया था, बैड डेट जब Yes, कराया sir. था, यस और नो? Sir, yes, sir. ईशान्य आप बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या होता है? बोलो। Losses and not so to provide provision for losses and not assume the profit. ओके, पॉइंट सही है। और एक्यूरेटली कोई बता सकता है कि क्या थी वो स्टेटमेंट? डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स और प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। आगे आने वाले टाइम में आपका कोई प्रॉफिट होने वाला है, जब तक हो नहीं जाता उसको बुक्स में मत दिखाओ। आगे आने वाले टाइम में आपको कोई लॉस होने वाला है, कह रहे उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलो। इसका एक एग्जांपल तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स हमने सुना था। एक और एग्जांपल, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से देखना। स्टॉक और इन्वेंट्री should be valued at cost or net realizable value. Cost or net realizable value. Net realizable value क्या होता है आपका? मार्केट प्राइस। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is less. स्टॉक और इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, जितने का आपने खरीदा था, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जितने का आप इसको बेच के पैसे कमा पाओगे, जितने का आप बेचने वाले हो। कह रहे उन दोनों में से जो कम है ना, उस वैल्यू पे दिखाओ। कह रहे आप स्टेशनरी की दुकान है आपकी, आपने कोई पेन खरीदा 5 रुपए का और आप उसको मार्केट में बेचते हो 10 रुपए का, उसका सेलिंग प्राइस है 10 रुपए का। जो एंड में सामान बच गया उसको 5 रुपए के हिसाब से दिखाना चाहिए या 10 रुपए के हिसाब से, ये डिस्कशन चल रही है। लवीशा, आपके हिसाब से उसको 5 रुपए पे दिखाना चाहिए या 10 रुपए के हिसाब से? Sir, 10 rupees. ओके, जितने का हम बेचेंगे, जितने पैसे जनरेट होंगे उससे। Yes, sir. अभी बेचा है क्या हमने? No, sir. हो सकता है ना बिके, आपको डिस्काउंट देना पड़े, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। तो आप 10 रुपए दिखा के अपने स्टॉक को, आप एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में चल रहे हो। यस सर। यू आर एंटिसिपेटिंग अ प्रॉफिट कि हाँ ये 10 रुपए का बेच दूंगा मैं, कोई टेंशन है नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अब आपने 10 रुपए का दिखाया तो आपने अपने एसेट्स आएंगे ना, करंट एसेट्स आता है स्टॉक और इन्वेंट्री। 10 रुपए के हिसाब से अपने एसेट्स दिखा रखे हैं, आगे आपने बिजनेस की प्लानिंग उस हिसाब से कर ली, और अगर उसको बेच के 10 रुपए नहीं आए पर यूनिट तो प्लानिंग में गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। यही आपने कहा कि यार देख 5 रुपए का तो मैं नहीं खरीदे हैं, 10 रुपए का बेचता हूँ, कुछ भी हो जाए 5 रुपए से कम में तो नहीं बेचना पड़ेगा, इतना तो नहीं हालात खराब हो जाएंगे कि मुझे 5 से भी कम बेचना पड़े। यस सर। अगर मैं उसको 5 रुपए पे दिखाता हूँ तो आई हैव मेड प्रोविजन फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। कह रहे डिस्काउंट देना पड़ भी गया, 1 रुपए का दे दूंगा, 2 रुपए का दे दूंगा, 5 रुपए तक तो बिक ही जाएगा वो। यस सर। तो अगर स्टॉक को आप 5 रुपए पे दिखाते तो आपकी डिसीजन, आपकी जो प्लानिंग है उसमें प्रॉब्लम ना आती। आगे जाके जब बेचते तो 5 रुपए से तो ज्यादा ही मिलते हैं, या कम से कम 5 तो मिलते ही मिलते हैं जितना आप मान रहे थे। यस सर। सिचुएशन 2, आपने कोई चीज खरीदी थी 5 रुपए की, मार्केट में पहले बिकती थी 10 रुपए की, कोविड आ गया, अब वो चीज यूजलेस हो गई है। अब चलो जब ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सारे केसेस खत्म हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो मास्क बिकेंगे ज्यादा? नो सर। जब मान लेते हैं ना सब कुछ ही, सारे वैक्सीनेट हो चुके हैं, कोई 0 केसेस फॉर 1 और 2 मंथ्स, अब जो आपके पास मास्क की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, एग्जाम्पल आपने खरीदा 5 रुपए का, बेचते थे 10, 20, 50 व्हाटएवर, बट आज की रेट में उसका मार्केट प्राइस 2 रुपए रह गया है एग्जाम्पल, तो कॉस्ट पे दिखाना ठीक होगा क्या? 5 रुपए पे दिखा रहे हो, क्या 5 रुपए पे बेच पाओगे उसे? नो सर। नो सर। तो रूल सुनो ध्यान से,
inventory is valued at cost or net realizable value, which is the market value, whichever is lower. उन दोनों में से जो भी कम चल रही है ना, उस पे दिखाते हैं इन्वेंट्री को. कौन कहता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से इन्वेंट्री को कॉस्ट, जितने का आपने खरीदा था, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों में से जो भी कम है ना, उस वैल्यू पे दिखाओ, तो आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो रिलायबल मानी जाएंगी. क्लियर? समझ आया लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. इन्वेंट्री गुड्स की हो सकती है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की हो सकती है, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग आपको समझ आ गया? सेमी फिनिश्ड गुड्स. आपने काम शुरू तो करा है, उस पर खर्चा तो हुआ है, बट अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है. क्लियर है? Yes, sir. तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है. स्टॉक गुड्स का हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का. स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है. स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो सकता